This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी निचली कक्षाओं के आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े उनमें से सबसे पहला टॉपिक था त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको ध्यान होगा, हमने बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था रैखिक बहुपद, जिसकी घात कितनी होती है, 1। फिर हमने देखा था द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 होती है। फिर हमने पिछली क्लास में देखा था त्रिघात बहुपद, जिसकी घात 3 होती है। वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चर क्या है, चर है x और इसकी अधिकतम घात है 3। चर की अधिकतम घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो इसीलिए बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसीलिए यह बहुपद कैसा होगा, त्रिघात बहुपद होगा। फिर हमने पढ़ा था समीकरण क्या होता है या फिर इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, यदि आपको दो व्यंजक दिए गए हैं और दोनों व्यंजक की समानता को दर्शाया जाए, किसके द्वारा दर्शाया जाएगा समानता को, बराबर के चिन्ह के द्वारा, तो वह आपका समीकरण कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको दिया गया है x बराबर 2। तो क्या यह समीकरण है क्या, बिल्कुल यह समीकरण है। क्यों, क्योंकि यह दो व्यंजक, एक है हमारा x, एक है 2, इनकी समानता को दर्शा रहा है। अच्छा, अब हम चेक कैसे करेंगे कोई भी दी गई चीज क्या समीकरण है या फिर नहीं। हमें केवल और केवल बराबर वाले चिन्ह को देखना है। यदि बीच में कहीं भी बराबर का चिन्ह है तब तो वह समीकरण होगा, यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो वह समीकरण नहीं होगा। ठीक है। फिर हमने देखे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, अब हमने समीकरणों को भी, आपको ध्यान होगा, 3 भागों में विभाजित किया था, जैसे कि हमने बहुपदों को विभाजित किया था। ठीक है। 3 भाग कौन से थे समीकरणों के, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। और बिल्कुल डेफिनेशन वही है, जिस समीकरण की घात 1 हो उसे रैखिक कहेंगे, जिसकी 2 हो उसे द्विघात कहेंगे, जिसकी 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, हम डेफिनेशंस को रटेंगे नहीं। क्या आएगा, इसमें 3 वर्ड हैं। सबसे पहले आ रहा है एक चर, उसके बाद है रैखिक, उसके बाद है समीकरण। यानी कि सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि वह समीकरण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, रैखिक, यानी कि उस समीकरण में जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, यानी कि दिया गया समीकरण रैखिक होना चाहिए। और उसके बाद उसमें चर भी एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि x बराबर 2 है, हमें चेक करना है क्या यह रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण है या फिर नहीं। तो देखिए, यह समीकरण तो है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। रैखिक है क्या, चर x है, इसकी घात 1 ही है, तो रैखिक भी है। क्या एक चर वाला है क्या, बिल्कुल, इस पूरे समीकरण में केवल एक ही चर है x। ठीक है, तो यह एक चर वाला भी है। तो तीनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब यह दिया गया समीकरण x बराबर 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और उसका पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या बताना है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे ध्यान से। बेटा देखिए, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें, ध्यान से आंसर करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जल्दबाजी में कई बार दिखता कुछ और है और जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ और निकलता है। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें।
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रैखिक समीकरण की पहचान करनी है, कौन सा, एक चर वाला। तो देखिए आपको बताया गया है, इसमें 3 शब्द है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, रटना नहीं है। सबसे पहले चेक करें क्या समीकरण है क्या। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वह तो समीकरण ही नहीं है, x+5 कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि समीकरण ही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों समीकरण तो है क्योंकि तीनों में बराबर का चिन्ह है। उसके बाद हम आते हैं रैखिक पर। रैखिक कौन कौन सा है, रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में चर क्या है, चर है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है, कुछ भी घात नहीं लिखी है ऊपर, इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो यह तो है एक रैखिक समीकरण। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में y भी है और z भी है। अच्छा अभी तो हम रैखिक देख रहे हैं तो चर की अधिकतम घात देखेंगे। चर y की अधिकतम घात 2 है, चर z की भी अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, ना कि यह कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। तो यह हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी में x जो है चर, उसकी घात 2 है, इसका मतलब यह भी रैखिक नहीं है। तो रैखिक कौन सा हो गया, केवल ऑप्शन बी बचा। उसके बाद हमें देखिए एक चर को देखने की ही जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे डिलीट हो गए, तो केवल ऑप्शन बी ही सही होगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, केवल इसमें एक ही चर है एक्स। ठीक है, तो यही हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जिन भी बच्चों का गलत हुआ है, देखिए आधे बच्चों ने गलत किया है यह क्वेश्चन, जबकि बहुत आसान था। तो कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा ईमानदारी से कि उन्होंने कहां पर गलती की थी, ईमानदारी से, जिससे कि मुझे पता लग सकता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताएगा। सर ये जो x+5 है ना, इसमें होगी सर। अच्छा तो इसका मतलब आपने पहले समीकरण को नहीं देखा, आपने देखा एक चर वाला है और रैखिक है, तो आपने टिक कर दिया। यस सर। ठीक है, तो आपको अभी यह गलती नहीं दोहरानी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट बताएगा आपने कहां पर मिस्टेक की थी। अच्छा देखिए कभी भी है ना, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। अगर गलती की है तो हाँ सर मैंने यहाँ पर गलती की थी, अब मैं सीख गया हूँ या सीख गई हूँ, अब आगे गलती नहीं करेंगे, यही तो सीखने का तरीका भी होता है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है क्या। ठीक है, और कोई नहीं बताना चाहता, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने समीकरण पढ़े एक चर वाले रैखिक समीकरण, अच्छा हमारे सिलेबस में अभी यही आएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमें उन समीकरण का हल निकालना है, उन समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। और हम देखिए 2 मेथड पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे जाकर केवल एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसे हम पक्षांतरण विधि कहते हैं, इंग्लिश में उसे ट्रांसपोज मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। तो किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे दिया गया है x-2 बराबर 0, मुझसे कहा जाता है इस समीकरण का हल निकालिए। तो इसका मतलब वह मुझसे क्या पूछ रहा है, तो वह एग्जामिनर मुझसे यह पूछ रहा है कि मैं ऐसा x की जगह पे, इस चर की जगह पे क्या मान रखूं जिससे कि इस बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए, यानी कि इस बाएं पक्ष का मान भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा मैं x की जगह पे क्या मान रखूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, यदि मैं x की जगह पे 2 रख देता हूं, x की जगह पे 2 रख देता हूं, तो क्या आएगा मेरे दाया पक्ष का मान, 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बाएं पक्ष में 0 आ गया, जो कि दाएं के बराबर है, राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारी समीकरण जो है वह बराबर हो गई, वह संतुष्ट हो गई। तो x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए x बराबर 2 या फिर और कोई भी चर का मान देकर कि क्या वह दिए गए समीकरण का एक हल है, तो आप उस चर का मान समीकरण में रखेंगे, उसके बाएं पक्ष का मान निकालें, और यदि दाएं पक्ष में भी है तो दाएं पक्ष का भी मान निकालें। दोनों पक्षों के मान बराबर आने चाहिए। यदि बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह हमारे समीकरण का एक हल होगा। यदि नहीं आते बराबर तो कह देंगे समीकरण का हल नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें दिया गया है x + 3 = 2 और हमसे कहा जाता है क्या x = 1 इस समीकरण का एक हल है। तो हम चेक करते हैं, x = 1 रखा मैंने, बाएं पक्ष में रखूंगा, x की जगह x केवल बाएं में है, बाएं में रखा, 1 + 3 क्या आया 4, जबकि हमें राइट साइड में क्या दिया गया है 2 और बाईं साइड में क्या आया है 4। तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे x = 1 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो यह होता है समीकरण के हल का मतलब। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि जैसे x बराबर, मान लीजिए यदि 1 यहाँ पर हल होता तो वह इसे संतुष्ट करना चाहिए था, और संतुष्ट करने से क्या मतलब है कि हमें बाएं और दाएं पक्ष का मान बराबर आना चाहिए था। ठीक है, चलिए चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, क्या x = 3 समीकरण 2x - 2 = 4 का एक हल है? यदि हल है तो y लिखेंगे, यदि नहीं है तो n लिखेंगे। कमेंट में ही उत्तर करके बताना है आप सभी को। क्या x = 3 दी गया समीकरण 2x - 2 = 4 का एक हल है? y और n लिख के सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों के आंसर रह रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। चलिए, सभी ने लिखा है कि हाँ जी सर बिल्कुल यह एक हल है। तो चेक करते हैं, क्या दिया गया है समीकरण 2x - 2 = 4। हमें किस पे चेक करना है? x = 3 का। तो x = 3 रखेंगे इस समीकरण में। चलिए रखते हैं, 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे? 3 - 2, 2 × 3 6 - 2 क्या आया 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 4। राइट हैंड साइड भी क्या दी गई है? 4। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो इसलिए हम कहेंगे कि बिल्कुल यह जो हमारा x = 3 है, यह हमारे इस समीकरण का एक हल होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, अब हम समझते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि हमें कुछ दिया गया है चर का मान, और हमें पता लगाना है क्या वह हल होगा या नहीं होगा। तो हम चर का मान रख देते हैं समीकरण में, यदि दोनों पक्ष बराबर आए तो हल है, नहीं आए तो नहीं है। ठीक है, अब लेकिन हमें हल को निकालना है। तो हल को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ठीक है, अच्छा, हल निकालने का मतलब क्या हुआ? हमें ऐसा x का मान निकालना है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो मेथड आता है वह आता है हमारा अंकगणितीय संक्रिया द्वारा। अंकगणितीय संक्रिया द्वारा, जिसे कि हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर न्यूमेरिक ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अंकगणितीय संक्रिया द्वारा इसमें हम यह करते हैं कि जिस भी पक्ष में आपको चर दिया गया है उस पक्ष में केवल चर ही रहना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमको इस समीकरण में, दिए गए समीकरण में चर कहाँ पर दिया गया है? केवल लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो लेफ्ट साइड में केवल आपका चर ही रहना चाहिए x, उसके अलावा कुछ और नहीं रहना चाहिए। तो और कुछ क्या क्या है यहाँ पर? -3 है और x के गुणा में 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी माइनस प्लस वाली संख्या है उनको हटाएंगे। उनको किस प्रकार से हटाएंगे? देखिए, यहाँ पे -3 है,
यदि इस -3 में मैं +3 जोड़ दूं तो +3 और -3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप हट जाएगा, क्योंकि 2x + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2x ही रहेगा। तो इसका मतलब मुझे इस -3 को हटाने के लिए यहाँ पर +3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं +3 जोड़ता हूं। लेकिन समीकरण में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप चाहे कुछ भी करें, जैसे मैं +3 जोड़ने वाला हूं, तो जो भी ऑपरेशन मैं एक पक्ष में करूंगा, सेम वही ऑपरेशन मुझे दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने देखिए कौन से पक्ष को देखा, जिसमें चर है, मैंने उससे पता लगाया कि मुझे +3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस -3 को हटाना है। तो मैंने क्या किया, 2x - 3 और +3 कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में +3 किया, तो राइट हैंड साइड में भी +3 करना पड़ेगा। यह जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 2x -3 से +3 कैंसिल हो गया, या फिर कह सकते हैं 0 हो गया, बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब मुझे इस 2 को हटाना है। इस 2 को मैं कैसे हटा सकता हूं, यदि इन दोनों पक्षों में मैं 2 से भाग कर दूं, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दूं, या फिर ऐसे समझिए कि यह 2 गुणा में है x के, यदि मैं इसमें 2 से भाग दे दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल x बचेगा, तो केवल चर ही बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 से भाग करता हूं, लेकिन जो भी ऑपरेशन मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूं वही मुझे राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। तो आप देख सकते हैं हमारे चर का मान क्या आ गया है, 4 आ गया है। तो x बराबर 4 इस दिए गए समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, और ये आप चेक, हाँ जी बताइए। सर ये आपने बटे में 2 क्यों किया इसको, एक्स 2x है ना, इसके ये x बराबर में 8 बटे में भी 2 कर सकते थे ना, ये 2 से भाग करना क्या जरूरी था। हाँ जी, अभी मैं वही बता रहा हूँ। देखिए अभी हम जो दूसरी पढ़ने वाले हैं ना तरीका, पक्षांतरण विधि, तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जो आप कह रहे हैं ना वो पक्षांतरण विधि में आएगा। इस तरीके को हम उपयोग में नहीं करेंगे आगे जाके, ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा लंबा पड़ता है। तो एक बार जस्ट अभी इसको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्या आया सॉल्यूशन, x बराबर 4, इस समीकरण का एक हल आ गया। और यदि आपको चेक करना है कि क्या यह हल सही है या नहीं, तो x बराबर 4 का मान आप इसमें रखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा x बराबर 4 उत्तर सही होगा। ठीक है, यह तो थी आपकी अंक गणितीय संक्रिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या आपको? नहीं है ना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यह तो थी हमारी अंकगणितीय संक्रिया, इसमें क्या आ गया, x बराबर 4। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी विधि पर। दूसरी विधि है पक्षांतरण विधि। देखिए दोनों विधियां हैं एक ही तरह से, ठीक है, दोनों विधियां हैं एक ही तरह की। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले आप दूसरी स्टेप को देखिए। यहाँ पर -3 +3 कैंसिल हो गए थे। तो एक तरीके से हमें क्या दिख रहा है, एक तरीके से हमें यह दिख रहा है कि जो 2x है, जो हमारा लेफ्ट साइड है, उसमें हमने 2x को ऐसे ही रहने दिया, इस -3 को हमने यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि यही तो बन गया, 2x बराबर क्या आ गया, 5 + 3 हो गया। तो -3 को हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, और वह -3 की जगह +3 हो गया, तो वह हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 2x बराबर 8। फिर हमने क्या लिखा, x बराबर 4 कैसे आया, मान लीजिए इस 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, गुणा में है, यहाँ पर भाग में भेज देता हूँ, तो यह हमें ऐसा ही तो दिख रहा है कि जैसे मैंने इस 2 को यहाँ पर भाग में भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8/2, x बराबर 4। तो वही चीज हम पक्षांतरण विधि में करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप जिन भी संख्याओं का पक्षांतरण करें, यदि वह संख्या घटाव में है तो वह प्लस में चली जाएगी, यदि वह प्लस में है
तो वह घटाव में चली जाएगी, यदि गुणा में है तो वह भाग में चली जाएगी, और यदि वह भाग में है पहले से तो वह गुणा में चली जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने मेरी समीकरण देखा, मुझे दिखाई दिया कि लेफ्ट साइड में मेरा चर है, कि जो मेरा चर है वह केवल लेफ्ट साइड में है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोशिश करूंगा चर के अलावा कुछ और बचे ही नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस माइनस प्लस वाली संख्या को हटाता हूं। तो मैंने -3 का पक्षांतरण करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, अच्छा पक्षांतरण कहते किसे हैं, सबसे पहले तो यह बात। तो किसी भी संख्या को या किसी भी चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजना पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि -3 है, मुझे इसे यहां से हटाना है तो मैं इसे दूसरे पक्ष में भेज देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, -3 का पक्षांतरण कर रहा हूं, यानी कि पक्ष को बदल रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5। और देखिए यह 3 यहाँ पर किस में है, माइनस में। तो माइनस वाली संख्याओं का यदि पक्षांतरण करते हैं तो किस में जाती हैं, प्लस में। तो इस -3 का क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो क्या बच जाएगा, 2x बराबर 8। ठीक है, उसके बाद अब x के साथ क्या बचा है, चर के साथ 2 गुणा में, यह 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स तो होता है। तो x के साथ 2 और है गुणा में, तो मैं इसका भी पक्षांतरण कर देता हूं, इसे भी दूसरे पक्ष में भेज देता हूं। तो इसे यदि मैं दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो देखिए किस में जाएगा, 2 किस में है, x के साथ गुणा में है। तो यदि मैं दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो गुणा वाली जो संख्याएं हैं वह भाग में जाती हैं। तो यानी कि जो 2 है वह 8 के किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो आगे से हम इसी विधि के द्वारा हमारे समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या। अच्छा, यदि समझ में आया तो वाई लिखें, कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे ईमानदारी से। अच्छा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बहुत बाद तक काम आएगी। तो पक्षांतरण करना, समीकरणों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे। और देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक होके एन लिखें, जरूरी नहीं है यदि दूसरे बच्चों को समझ आ रहा है वो वाई लिख रहे हैं तो आप भी वाई लिखेंगे। यदि समझ नहीं आ रहा है तो आप एन लिखेंगे। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोनों ही विधि के द्वारा आपको कर कर दिखाया गया है। और आपको यह ध्यान रखना है कि पक्षांतरण विधि में जो चिन्ह है वह किस प्रकार से बदलते हैं। माइनस की संख्या प्लस में जाएगी, प्लस की संख्या माइनस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। ठीक है, चलिए, यदि यह आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 71 आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। y + 2 = 6, इसका हल आपको ज्ञात करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का उत्तर आ गया है। देखिए ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, किसी एक बच्चे ने शायद गलत किया है। क्या दिया गया है, y + 2 = 6। हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। हल का मतलब चर का मान निकालना है, चर का मान है y। तो हमें y का मान निकालना है, चर क्योंकि y है। देखिए हमारा चर कहां पर उपस्थित है, लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे चर के अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं। चर के अलावा प्लस का 2 है, तो हम इसे दूसरे पक्ष में भेज देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे।
तो क्या होगा, y बराबर +2 तो हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, यहाँ पर बचेगा केवल y, तो y बराबर 6 का 6, यह 2 यहाँ पर किस में है, प्लस में है, 2 किस में है, प्लस में है। आपको बताया था जब भी पक्षांतरण हो तो प्लस वाली संख्याएं किस में जाती हैं, माइनस में जाती हैं, तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4। और यदि आप इसको देखेंगे रख के, y की जगह 4 रखेंगे तो देखिए 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, जो कि हमें राइट साइड में दिया गया है। इसका मतलब हमारा जो हल है समीकरण का वह सही है। तो y बराबर 4, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा देखिए, जैसे आप संख्याओं का करते हैं ना पक्षांतरण, उसी प्रकार से चरों का भी कर सकते हैं, चरों का पक्षांतरण भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए मैं करके बता देता हूं। मान लीजिए आपको दिया गया है 2x बराबर, आपको दिया गया है 2x बराबर x + 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखिए इस चर को एक काम करता हूं, x को ना इधर ले आता हूं, पक्षांतरण करके इधर ले आता हूं। यहाँ पर यह प्लस का x है, दूसरी साइड लाऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो 2x - x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x तो दूसरे पक्ष में चला गया, यहाँ पर क्या बचा, 3, तो यह हो गया 3। 2x में से एक x गया तो क्या बचेगा, x बराबर 3। तो चर क्या है, x, उसका मान आ गया 3। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जैसे संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं उसी प्रकार से चरों का भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 को आप सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपका जो भी आंसर आए उसको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक भी करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए, जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, 3z + 4 बराबर 6 + z। तो मैं क्या करता हूं, मैं चरों को एक तरफ ले आता हूं, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। इस z को मैं ले आता हूं इधर, ठीक है, तो इस z को इधर लाया तो क्या होगा। अच्छा देखिए, आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले संख्याओं का पक्षांतरण कर लें चाहे चरों का कर लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने 4 को इधर से इधर ले गए हो पहले, या फिर 3z को उधर ले गए हो पहले, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो z को मैं इधर ला रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 3z माइनस का z + 4 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए 3z में से एक z गया तो क्या बचेगा, 2z + 4 बराबर 6। ठीक है, अब इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का है यहाँ पर तो माइनस में हो जाएगा। तो 2z बराबर क्या आएगा, 6 - 4, तो 2z बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब यहाँ पर z के साथ 2 और है गुणा में, तो इसे मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्यों जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पर z के साथ गुणा में है। ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर जाएगा भाग में तो 2/2, तो z बराबर क्या आ गया, 1। तो z बराबर 1 जो है वह आपका सही उत्तर होगा, z बराबर 1 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 73। देखिए क्वेश्चन आसान है 73 भी, बस आपको भिन्नें दी गई हैं तो भिन्नों को घटाना पड़ सकता है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करेंगे।
बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें, कोशिश करेंगे सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। बाकी के बच्चे जिनका नहीं आया है सॉल्व करते रहें ध्यान से। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए, किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक समीकरण जिसका हमें हल निकालना है। हल का मतलब क्या है, हमें उसमें उपस्थित चर का मान निकालना है। चर क्या है, y, तो मुझे y का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, y के साथ और क्या क्या है, तो मैं देखता हूँ y के साथ गुणा में 2 है और इसके साथ प्लस में 5/2 है। तो मैं सबसे पहले तो 5/2 को यहाँ ले जाता हूँ। 5/2 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर आएगा 37/2 माइनस 5/2। तो 2y बराबर क्या आएगा, 2 एलसीएम लूंगा मैं। 37 2 का 2 में भाग दिया, एक बार भाग जाएगा, उस एक का गुणा हम 37 से करेंगे तो क्या आएगा, 37 ही आएगा। माइनस फिर से इस 2 का इस 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 2y बराबर क्या हो गया, 37 में से 5 घटाए तो 37 माइनस 5 क्या आएगा आपका 32। तो 32/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 16। 2y बराबर क्या हो गया है, 16 हो गया है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर कर दिया है जो कि गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यह 2y का मान है, यह y का मान नहीं आया है, यह 2y का मान है। तो अभी हमें इसके बाद y का मान भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ऊपर, 2y बराबर है 16। यहाँ पर अभी 2 गुणा में है इसके, यानी कि 2y क्या है, 2 गुणा y बराबर 16। अब मुझे y का मान निकालना है तो 2 को पहले पक्षांतरण करना पड़ेगा। 2 यहाँ पर y के गुणा में है, दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो भाग में जाएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना। मेरी आवाज आ रही है, जिस भी बच्चों को नहीं आ रही है वो एक बारी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है। तो देखिए 2 × y बराबर क्या हो गया, 16। 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, पक्षांतरण कर दूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16/2। बटा में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16/2 8। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आएगा। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया किसी भी समीकरण के हल कैसे निकालते हैं।
जल्दी से y और n लिखकर बता दीजिए। सभी को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम निकालते हैं कि दिए गए मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी कि हमें कोई चर का मान दिया गया होगा और उसके लिए हमें बहुपद का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम मान ज्ञात करेंगे। तो हमें जो भी चर का मान दिया गया हो, हमें वही चर का मान उठाकर बहुपद में रख देना है, उससे हमें बहुपद का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता ही है बहुपदों को हम किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, चाहे पी चर से करें, यानी कि जो बहुपद में चर होगा उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, या फिर हम कई बार क्यू एक्स से भी कर सकते हैं, क्यू चर से, या फिर आर चर से भी कर सकते हैं, एफ चर से भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम बहुपदों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं एक्स बराबर 0 है उस अच्छा, एक्स बराबर 0 पर हमें बहुपद जो दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो यह हमारा बहुपद है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम एक्स बराबर 0 जो चर है उसका मान उठाकर हमारे बहुपद में रख देंगे। ठीक है। तो क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 5, एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो पी ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 बराबर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप एक्स की जगह पे सिंपल 0 रख दें, आपका मान आ जाएगा बहुपद का। मान लीजिए आपको दिया गया होता उदाहरण के तौर पर पी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और आपको मान निकालना है एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 पर। तो आप क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक्स बराबर 2 रख दें, वाई बराबर 1 रख दें। तो पी एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 1 बराबर एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे क्या है 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुपदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए इसका उत्तर हो गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण आप सॉल्व करेंगे। x बराबर 2 पर बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5x का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे अपना आंसर निकालेंगे, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी देखते हैं क्या उत्तर आएगा। x बराबर 2 रखेंगे हम इस बहुपद में, तो p2 बराबर क्या आ गया, 2 की घात 3 प्लस 5 गुणा 2। 2 की घात 3 कितना होता है 8, प्लस 5 गुणा 2 क्या होता है 10, तो 8 प्लस 10 क्या हो गया 18। तो इसका हमारा मान आ गया है 18 बहुपद का। ठीक है। चलिए यह भी आप सॉल्व करें जल्दी से, यह भी आप ही को सॉल्व करना है। x बराबर -4 पर बहुपद एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट में ही आंसर करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर आएगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें x बराबर -4 पर बहुपद fx बराबर 3x + 5 का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर -4 रखेंगे तो अच्छा ये p नहीं आएगा, f दिया है इस बार, तो f -4 बराबर 3 गुणा -4 + 5। तो 3 गुणा -4 क्या होगा, -12 + 5। अब आप देखेंगे -12 है +5 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाव होगा। तो चलिए घटाते हैं, 12 में से 5 घटाया 7, चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान, बड़ा पूर्णांक 12 उसके साथ चिन्ह माइनस का, तो 7 के साथ भी चिन्ह माइनस का, तो -7 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर हो गया -7। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आप सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों को उत्तर आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, x बराबर 0 पर हमें fx जो दिया गया है x³ + 8x² + 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, बहुत ही आसान सा हो गया ये तो। क्यों, क्योंकि f बराबर 0, 0 की घात 3 + 8 गुणा 0 का स्क्वायर + 3। तो देखिए 0 की घात 3 0 होती है, 0 का स्क्वायर 0 और उसका गुणा 8 से करेंगे तो वो भी 0, प्लस में 3, तो 3 उत्तर आएगा इसका तो। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे ने शायद 0 का स्क्वायर तो 0 कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर लिख दिया 8 + 3, तो नहीं 8 + 3 नहीं होगा, यहाँ पर 8 नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 से गुणा भी तो होगा 8 का, तो वह 0 ही बन जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी 3 उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 फिर से आपको मान निकालना है बहुपद का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे बेटा। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, किसी एक बच्चे का आंसर बाकी है, आप भी आंसर करें जल्दी से। जिन्होंने आंसर नहीं किया है आप भी आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को उत्तर आ गए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, x बराबर -1, q ऑफ x बराबर है x² -1, यह हमें पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया है। x बराबर -1 पर हमें मान निकालना है। तो चलिए रखते हैं x बराबर -1, q ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर, x की जगह क्या रखा -1, तो -1 का स्क्वायर और -1,
-1 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है, -1 गुणा -1 करते हैं तो वह आता है प्लस का 1। क्यों? माइनस गुणा माइनस प्लस, 1 गुणा 1 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1। तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचेगा? 0। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 1 में से 1 घटा तो क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए कुछ बच्चे बहुत ही है ना छोटी छोटी सी गलती होती है एग्जाम में, कई बार क्या मिस्टेक हो सकती है, शायद किसी बच्चे ने यहाँ पे की भी है। तो उन्होंने क्या किया है कि x की जगह उन्होंने क्या रखा? -1, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया -1 का स्क्वायर -1। अब उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया? माइनस की जगह -1 का स्क्वायर 1, और -1 का -1, तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे? -2। उन्होंने ऑप्शन ए आंसर कर दिया, जो कि गलत हो गया। ठीक है, कई बार हमको पता भी नहीं चलता कि हमने मिस्टेक कहां पर की है और गलती हो जाती है। इन छोटी छोटी चीजों का बेटा बहुत ध्यान रखना है मैथ्स में। ठीक है, तो आपको -1 ऐसे नहीं लिखना, -1 पूरा इस तरीके से लिखें ब्रैकेट बनाकर और उसके ऊपर स्क्वायर। यह जो स्क्वायर है यह इस माइनस के ऊपर भी है, ना कि केवल 1 के ऊपर। ठीक है, जिस बच्चे का गलत हुआ है उनको समझ में आया क्या? वो वाई लिखे, जिस बच्चे का गलत हुआ था केवल उनको समझ में आया क्या? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है और बाकी के बच्चों से भी हो सकती है, तो ध्यान रखना है। चलिए, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, किसी एक बच्चे का आंसर बाकी है केवल, आप भी आराम से सॉल्व करें फिर आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1, और x बराबर क्या रखना है? -3। तो चलिए रखते हैं x बराबर -3, क्यूब ब्रैकेट में x की जगह -3, -3 का स्क्वायर, ध्यान रखना है -3 को ब्रैकेट में लिखना है, गलती नहीं करेंगे, प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1। अब -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 गुणा -3, 3 गुणा 3 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यह आएगा प्लस का 9। 2 गुणा -3, 2 गुणा 3 6, और माइनस का माइनस, तो क्या आएगा? माइनस का 6 और प्लस का 1। तो देखिए 9 और ये दोनों तो समान है, ये दोनों तो समान चिन्हों की है, 9 और 1, तो 9 भी प्लस का 1 भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, और ये -6 का -6, तो 10 -6 क्या हो जाएगा? 4। और किसका आएगा? 4 प्लस का, क्योंकि 10 में से माइनस को ही घटा, छोटी वाली संख्या को ही घटा रहे हैं बड़ी में से। ठीक है, तो 10 - 6 हो गया आपका 4, ऑप्शन ए।
तो ऑप्शन ए 4 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ये बताइए कमेंट करके, आपको 2 टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं, क्या दोनों समझ में आए या फिर नहीं आए? समझ में आए तो वाई लिखे, नहीं आए कुछ भी डाउट है तो एन लिखे। चलिए क्लियर है सभी को, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा यदि किसी का डाउट है तो बिना डाउट क्लियर किए हुए नहीं जाएंगे, अपना डाउट पूछेंगे।